देख रहे हैं आवाज एट 9। मैं हूं तमन्ना। आइए देखते हैं आज की सबसे बड़ी हेडलाइंस। कैश की किल्लत झेल रहे आम आदमी पर महंगाई की एक और मार। पेट्रोल करीब ₹2.5 तो डीजल लगभग ₹2 हुआ महंगा। 50% टैक्स और पेनल्टी देकर ब्लैक को कीजिए व्हाइट। कल से 31 मार्च तक खुली रहेगी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। बाद में पकड़े जाने पर खैर नहीं। मैंने सरकार के सभी अधिकारियों से कह दिया है, पुराना कोई पोस्टमार्टम नहीं करना है। प्रधानमंत्री ने कारोबारियों को दिलाया भरोसा। डिजिटल होने के बाद नहीं खुलेंगे पुराने बही खाते। विपक्ष पर लगाया बेईमानी का साथ देने का आरोप। 1 अप्रैल से जीएसटी लागू होना संभव नहीं। नोटबंदी के हंगामे की भेंट चढ़ा संसद का शीतकालीन सत्र। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के सारे मामले संविधान पीठ को सौंपे। कहा सरकार आम आदमी को हर हफ्ते 24,000 देने का निभाए वादा। आरबीआई ने घटाया एमडीआर चार्ज। ₹1,000 तक के लेन देन पर 0.25%, जबकि 2,000 तक ट्रांजैक्शन पर लगेगा 0.5% चार्ज। और रेलवे को सूझा कमाई का नायाब तरीका। स्टेशनों की खाली जगह को शादी के लिए किराए पर देकर भरेगा खजाना। नोटबंदी की मार झेल रहे लोगों को एक और झटका लगा है। तेल कंपनियों ने आज आधी रात से पेट्रोल और डीजल दामों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। कच्चे तेल में तेजी के चलते पेट्रोल की कीमतों में ₹2.21 और डीजल के दाम में ₹1.79 की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में पेट्रोल के दाम ₹66.10 से बढ़कर ₹68.94 हो गए हैं, जबकि मुंबई में इसके दाम ₹72.46 से बढ़कर ₹75.27 हो गए हैं। डीजल के दाम दिल्ली में ₹54.57 होकर अब ₹56.58 हो गए हैं। वहीं मुंबई में इसके दाम ₹60.17 से बढ़कर ₹62.40 हो गए हैं। और काला धन रखने वालों को सरकार ने एक और मौका दिया है। सरकार ने आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की बारीकियां समझाई। कल से ये योजना खुलेगी और 31 मार्च 2017 को बंद होगी। खुलासे पर 50% टैक्स और जुर्माना लगेगा। बाकी की 25% रकम 4 साल के लिए बैंक में ही जमा रहेगी, जिस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। अघोषित आय के बारे में बताने वालों के नामों का खुलासा नहीं होगा। जानकारी का इस्तेमाल किसी भी तरह की सजा के लिए नहीं किया जाएगा। लेकिन सरकार ने चेतावनी दी कि 31 मार्च 2017 के बाद जो पकड़े जाएंगे उनकी खैर नहीं है। टैक्स चोरी पर पूरी आय जब्त हो सकती है और करीब 77% न्यूनतम टैक्स चुकाना होगा। स्कीम में न आने से फिर जो बाद में झंझट होगी वो बहुत ही मुश्किल झंझट होगी। हम नहीं चाहते कि कोई इंस्पेक्टर राज जो है लोगों पर सवार हो। हम नहीं चाहते ये। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि इनकम टैक्स का कोई भी अधिकारी किसी के पीछे पड़ जाए, किसी को स्क्रूटिनी में किसी का केस ले ले और वो करे। हम चाहते हैं कि लोग अपने आप समझ जाए कि भाई उनकी डिपॉजिट की सब इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास आ गई है, तो अब उनको कोई ऑप्शन नहीं है, उनको कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, ये स्कीम में जुड़ना ही पड़ेगा। इधर टैक्स चोरी कर रहे लोगों को सरकार ने सख्त चेतावनी भी दी है। सरकार ने कहा कि ऐसे लोग सरकार की नजर से बच नहीं सकते। सीबीडीटी चेयरमैन सुशील चंद्र ने बताया कि नोटबंदी के बाद काले धन के रूप में 316 करोड़ की नकदी जब्त की गई है। Everybody should be very clear about it, that their deposit in the bank account is being watched, and we are working on this data, and therefore this should come very, very clean under this particular scheme, which is the last window available for any taxpayer or any general person. सरकार काले धन को लेकर काफी सख्त नजर आ रही है। हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़े हैं इस पर चर्चा करने के लिए। लक्ष्मण, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े ऐलान के अलावा क्या दूसरी बड़ी बातें निकल कर आई हैं? देखिए, इस योजना के ऐलान के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात रही, चूंकि मैं वहां पे था और बार बार जिस बात पर जोर दिया जा रहा था रेवेन्यू सेक्रेटरी हसमुख अधिया की तरफ से, सीबीडीटी चेयरपर्सन सुधीर चंद्रा की तरफ से, वो एक बात थी और ये बात नहीं, दरअसल वो चेतावनी थी और सख्त लहजे में चेतावनी थी कि आपके हर बैंक डिपॉजिट पर सरकार की नजर है, आपके हर बैंक डिपॉजिट पर इनकम टैक्स की नजर है। आप अलग अलग 4 खातों में पैसा जमा कर रहे हैं, उसकी भी जानकारी सरकार के पास पहुंच रही है। आप दूसरे नाम से खाते
खोल के जमा कर रहे हैं, उसकी भी जानकारी सरकार के पास पहुंच रही है। इसका मतलब कि आप काले धन को सफेद करने की कोई भी कोशिश ना करें, अगर वो कोशिश करेंगे तो नाकाम रहेंगे। ये सख्त लहजे में उनकी चेतावनी थी। लेकिन जब मैंने ये सवाल पूछा कि मान लिया जाए आपने इनकम टैक्स विभाग आईटी सॉफ्टवेयर की बदौलत, आईटी डिपार्टमेंट की बदौलत, नेटवर्क की बदौलत ये पता कर लेता है कि किसने क्या ज्यादा जमा किया है, ऐसे ज्यादा जमा किया है, उसके बाद आप क्या करेंगे? चिट्ठी भेजने तक तो काम कंप्यूटर का होगा, उसके बाद आप जांच करने के लिए आपके पास मैन पावर है कि नहीं है? तो उसका कोई ठोस जवाब वहां नहीं निकला। कहा कि सब कुछ हम ऑनलाइन कर लेंगे। दूसरी बात ये कि आपने इस स्कीम में बार बार ये दबाव जोड़ दिया है कि हम इंस्पेक्टर राज नहीं लाना चाहते हैं, हमें हर किसी की जानकारी है। लेकिन आपके पास जानकारी थी तो फिर आपने स्कीम लाई क्यों? अगर ये स्कीम लाई है, अब कह रहे हर किसी पर नजर है, तो इंस्पेक्टर राज कैसे नहीं आएगा? तो ये जो तमाम सवाल थे, इस सवाल के जवाब देने से बचते रहे, चाहे वो रेवेन्यू सेक्रेटरी हो, चाहे सीबीडीटी चेयरपर्सन हो, बार बार ये चेतावनी देते रहे या लोगों में कह सकते हैं खौफ बनाते रहे कि आप काले धन को सफेद करने की कोशिश मत करिए। जी लक्ष्मण, सरकार ने पैन कार्ड को लेकर भी आज सफाई दी, कहा कि नया खाता खोलने में पैन अनिवार्य होगा। आखिर इसका मकसद क्या है? देखिए, इसका मकसद साफ तौर से ये था कि पैन के जरिए ये पता लगा पाना ज्यादा आसान होता था कि आपके कितने खाते हैं, अलग अलग खातों में आपने किस तरह से ट्रांजैक्शन किया है, आपने इनकम टैक्स में रिटर्न क्या दिखाया था, आपने इनकम टैक्स कितना भरा है। इस वजह से चूंकि पिछले दिनों लगातार कई खातों में जिसमें पैन नहीं था, मोटी रकम जमा हो रही थी, तो पहले तो रिजर्व बैंक ने ये नोटिफिकेशन जारी किया कि किसी खाते में अगर 5 लाख रुपए से ज्यादा जमा है तो उसमें पैन दिए बगैर आप आगे कोई लेन देन नहीं कर पाएंगे, या फिर 8 नवंबर के बाद आपने 2 लाख रुपए जमा कर दिए हैं तो आप बगैर पैन दिए कोई लेन देन नहीं कर पाएंगे। पैन नहीं है तो आप फॉर्म 60 भर के दीजिए। अब एक नया आदेश ये जारी किया गया है कि अब से लेकर के कोई भी खाता तब तक नहीं खुलेगा जब तक कि आपके पास पैन ना हो, यानी परमानेंट अकाउंट नंबर ना हो। पैन होगा तभी आप कोई नया खाता खुलवा सकेंगे। अगर आप किसी भी वजह से पैन देने में असमर्थ हैं तो आपको ये बताना पड़ेगा कि हमारी आमदनी 2.5 लाख रुपए सालाना से कम है और खेती से आमदनी होती है, हम पैन नहीं दे सकते, इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते। इसके लिए फॉर्म 60 आप भरेंगे तभी आपका खाता खुलेगा। यानी कमोबेश सभी खातों के लिए कह सकते हैं कि अब पैन जरूरी कर दिया गया है। जी शुक्रिया लक्ष्मण, सारे डिटेल्स के लिए। और सी और केसीसी के फाउंडर शरद कोहली का कहना है कि अब भी लोग काले धन का खुलासा नहीं करते हैं तो ये उनको भारी पड़ेगा। उनको इसका खामियाजा बहुत भारी भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि अगर आप उसको डिक्लेयर नहीं करते हैं और सरकार इसको पता लगा लेती है, असल में देखें आप पेनल्टी मिला के 82.5% उस पर टैक्स आ जाता है, क्योंकि 50% टैक्स चला जाएगा, 25% प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के जो बॉन्ड, सिक्योरिटी, जो भी इंस्ट्रूमेंट निकाला जाएगा उसमें 4 साल के लिए लॉक हो जाएगा। तो फिलहाल उनको 25% मिल जाएगा और 4 साल बाद 25% और मिल जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बीजेपी संसदीय बोर्ड की मीटिंग में कई बड़ी बातें कही। उन्होंने व्यापारियों को भरोसा दिया कि सरकार अफसरों को मनमानी नहीं करने देगी। इसके साथ ही उन्होंने बड़ी राहत देते हुए कहा 8 नवंबर से पहले के ट्रांजैक्शन के बारे में व्यापारियों से नहीं पूछा जाएगा कि भाई अभी हम डिजिटल चले जाएंगे और हमारा टर्नओवर बढ़ जाएगा। पहले तो हमारा टर्नओवर कैश था तो हम लिखते नहीं थे, अब डिजिटल जाएंगे। अभी तो हम सब लाइन पे आना चाहते हैं, मोदी जी के साथ चलना चाहते हैं, लेकिन अगर उसके हिसाब से आप पुराना निकालोगे कि भाई तुम्हारा दिसंबर में डिजिटल में 2 लाख था, इसका मतलब कि तुम्हारा जुलाई अगस्त में भी 2 लाख होगा, तब तो तुमने 20,000 लिखाया था, चलो पुराना भी निकालो। मैंने सरकार के सभी अधिकारियों से कह दिया है पुराना कोई पोस्टमार्टम नहीं करना है। वहीं नोटबंदी का विरोध कर रहे विपक्ष को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि बेनामी कानून को लेकर कांग्रेस के इरादे पर सवाल खड़े किए और कहा कांग्रेस पार्टी के लिए देश से बड़ा दल है। आपने 88 से अब तक उसको लागू नहीं किया। देश में बेनामी संपत्ति इकट्ठी करने वालों को खुली छूट दे दी और ये सरकार कानून पारित कर चुकी है, नोटिफाई कर चुकी है, लागू करने के लिए कदम उठाएगी और फिर आप चिल्लाना शुरू करोगे क्या? क्या देश ऐसे चलाओगे क्या? ये सारी मुसीबत की जड़ यह है कि इनके लिए देश से बड़ा दल है, हमारे लिए दल से बड़ा देश है। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी पर पलटवार किया है। उन्होंने नोटबंदी को काले धन पर नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और गरीबों पर हमला बताया। डीमोनेटाइजेशन का ये जो ड्रामा है,
ये भ्रष्टाचार के खिलाफ, काले धन के खिलाफ एक्शन नहीं है। नोटबंदी का फैसला हिंदुस्तान के 99% ईमानदार लोगों पे हमला है। हिंदुस्तान की कैश इकोनॉमी पे हमला है। हिंदुस्तान के कमजोर लोगों पर हमला है। और नोटबंदी के बाद संसद का पहला सत्र शोर शराबा, हंगामा और आरोप प्रत्यारोप में ही खत्म हो गया। सरकार और विपक्ष में टकराव की वजह से जीएसटी को लेकर इस सत्र में कुछ हो नहीं पाया। राजनीतिक बवंडर के इस माहौल में बड़ा सवाल यह है कि क्या जीएसटी अगले साल अप्रैल की डेडलाइन पर लागू हो पाएगा। संसद के भीतर हंगामा, संसद के बाहर हंगामा और सत्र समाप्त। राज्यसभा में मुश्किल से 20% कामकाज और एक बिल पास हुआ, जबकि लोकसभा में 17.5% कामकाज हुआ और बिल पास हुए 4। जीएसटी बिल की इस बार चर्चा भी नहीं हुई, तो इसलिए कि डुअल कंट्रोल का मसला खड़ा हो गया है और बिल जीएसटी काउंसिल में ही अटका हुआ है। सरकार इस पर राजनीतिक सहमति बनाने में जुटी है, जबकि विपक्ष नोटबंदी को मौका मानकर सरकार को घेरने में लगा है। ऐसे में इस सत्र में बिल आ भी जाता तो क्या होता। जीएसटी हमारा फर्ज है और जीएसटी केवल सरकारी मामला नहीं है, देश के सभी पार्टियां उसके साथ हैं और उसका ये 3 बिल्स के बारे में आपने जो कहा, उसका रूपरेखा आर्किटेक्चर कैसे होना चाहिए, वो अभी जीएसटी काउंसिल के पास है। सरकार कभी नहीं चाहेगी कि नोटबंदी और जीएसटी के मामले आपस में उलझें। वैसे भी 1 अप्रैल की डेडलाइन को लेकर गहरे संदेह पैदा हो चुके हैं। 22 दिसंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी, मगर आगे का रास्ता बिल्कुल साफ नहीं है। We will cross the bridge when we approach the bridge. Therefore, let there be the architecture ready. Let the design be ready. And it is the mandate of the GST Council. Then it is our duty, our work as parliamentary affairs to pursue it to give a legislative mandate. सरकार के लिए संसद से जीएसटी बिल पास कराना तकनीकी तौर पर कोई मुश्किल काम नहीं होगा। जरूरत पड़ने पर जीएसटी बिल पास कराने के लिए विशेष सत्र बुलाने का विकल्प भी है और जनवरी के आखिरी सप्ताह में बजट सत्र भी होगा। मगर असली दिक्कत मौजूदा माहौल को लेकर है, जो जीएसटी की डेडलाइन पर शंका को और मजबूत कर रहा है। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। और सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी पर फिलहाल सरकार को फौरी राहत दी है। पुराने नोट चलाने की समय सीमा बढ़ाने के फैसले पर किसी भी तरह की दखल से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने सरकार पर छोड़ दिया है। कोर्ट ने अलग अलग अदालतों में नोटबंदी के मामलों की सुनवाई पर रोक लगाते हुए सभी मामले अपने पास बुलाकर 5 जजों की संविधान पीठ को सौंप दिया है। संविधान पीठ ये तय करेगी कि क्या नोटबंदी का फैसला संविधान के मुताबिक है या नहीं। और दिल्ली एम्स में डिजिटल पेमेंट की मिलेगी सुविधा, जोर शोर से तैयारी शुरू। बताएंगे पूरी खबर इस ब्रेक के बाद। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर लोगों को राहत देते हुए एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट का चार्ज घटा दिया है। आरबीआई का कहना है कि 1000 रुपए तक की ट्रांजैक्शन पर 0.25% एमडीआर लगेगा, जबकि 1000 से 2000 की ट्रांजैक्शन पर आधे % का एमडीआर लगेगा। इसके अलावा आईएमपीएस, यूपीआई और यूएसएसडी से 1000 रुपए तक की ट्रांजैक्शन पर कोई चार्ज नहीं देना होगा। नई दरें 1 जनवरी से 31 मार्च तक लागू होंगी। और इलाज में 500 के पुराने नोट चलाने की छूट खत्म हो चुकी है और कड़वी हकीकत यह है कि देश के सबसे मशहूर अस्पताल एम्स में भी डिजिटल पेमेंट करने में दिक्कतें हैं। नोटबंदी के बाद डिजिटल पेमेंट के विकल्प तो दे दिए गए हैं, लेकिन ये कितने कारगर हैं, बता रही हैं हमारी संवाददाता दीपाली नंदा। देश भर के अस्पतालों में पुराने नोट चलाने की रियायत अब खत्म हो गई है। नए नोटों की किल्लत को ध्यान में रखते हुए दिल्ली का एम्स मरीजों को पेटीएम, यूपीआई और पीओएस मशीनों के जरिए इलाज का खर्च देने की सुविधा देने जा रहा है। नोटबंदी के बाद ये एम्स का नया ऐलान है।
इससे पहले जुलाई 2015 में आधार लिंक्ड ओपीडी की शुरुआत की गई थी ताकि मरीजों को ओपीडी नंबर की लाइन में घंटों खड़ा न होना पड़े। हालांकि ये सुविधा सही तरीके से लागू नहीं हो पाई और इसका जिम्मा एम्स प्रशासन सर्वर पर ओवरलोड को बताता है। हमारे जो लोड्स हैं ये 8,000 पेशेंट थे लास्ट जुलाई में, ये इन दिनों बढ़कर करीब 17,000 के आसपास पहुंच गए हैं। तो टू कोप विद द इंक्रीज लोड्स एडिशनल फैसिलिटीज आर बीइंग प्रोवाइडेड। एम्स में 20 से ज्यादा विभाग है और देश भर से रोजाना लाखों मरीज इलाज के लिए आते हैं। हालांकि अभी एम्स में 21 पेमेंट काउंटर में से सिर्फ 10 काउंटर पर ही पीओएस मशीनें मौजूद हैं। साफ है कि एम्स जैसे संस्थानों में सिर्फ डिजिटल ऐलानों से नहीं बल्कि उन्हें सही तरीके से लागू करने पर ही मरीजों को राहत मिलेगी। दीपाली नंदा, दिल्ली। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में सुस्ती रही। कारोबार की शुरुआत तो हल्की बढ़त के साथ हुई, लेकिन बाजार अपनी बढ़त कायम नहीं रख पाया। हालांकि निफ्टी पूरे दिन 50-60 पॉइंट के दायरे में ही घूमता रहा। आईटी और ऑटो शेयरों में हल्की खरीदारी रही। वहीं मेटल, बैंक, एफएमसीजी शेयरों पर बिकवाली की मार पड़ी। कारोबार के अंत में सेंसेक्स में 29 और निफ्टी में 14 पॉइंट की हल्की गिरावट रही। और बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को लेकर रतन टाटा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि 2G स्कैम में जब राजा के खिलाफ जांच और कार्रवाई हुई तो टाटा को क्यों छोड़ा गया। उन्होंने दिल्ली में एक कोर्ट में याचिका दायर की है। इस मामले में अगले महीने सुनवाई होनी है। And everybody else is being prosecuted, why he should be let off? So they investigated and wrote a big report, which they submitted to the director and the minister of corporate affairs. But no action was taken. Income tax, however, took action, saying that how do you give this money? And they fined him 40 crores also. And Tata, of course, later on wanted to do the arbitration and all that. But the fact is that income tax found him guilty. नए बैंक्रप्सी कानून डूबे कर्ज से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी की प्रेसिडेंट ममता बेनानी का मानना है कि इस कानून के कारण सिर्फ 5 साल में 25,000 करोड़ के डूबा कर्ज इकोनॉमी में आ जाएगा। कहा गया है कि अगर ये 5 साल कोर्ट सही तरीके से फंक्शन कर गया तो इवन इन द नेक्स्ट 5 इयर्स ये 25,000 करोड़ की स्ट्रेस्ड एसेट्स को रिलीज कर सकता है अपनी इकोनॉमी में। तो ये संख्या ही ये बताने के लिए सक्षम है कि इकोनॉमी में क्या मैजिकल इफेक्ट ला सकता है। तो एक्चुअली होगा क्या, इस पूरे कोड में सारी चीजें पाबंदी है समय की। तो आपको 270 दिन के अंदर, ऐसे कहा जाता है कि 180 प्लस 90 इज एक्सटेंशन पीरियड, तो 270 दिन के अंदर ये पूरी आपको काम खत्म कर देनी है एज पर द लॉ। तो उसके बियॉन्ड अगर आप जाना भी तो आप नहीं जा पाओगे क्योंकि लॉ आपको रोकती है। तो 270 दिन के अंदर जहां पे हम देखा गया था कि हमें 5 साल 20 साल तक लग रही थी, तो वो सारे काम आपको 270 दिन के अंदर करने। आज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफी स्ट्रेस्ड माना जाता है, कुछ सर्विस सेक्टर्स में भी इश्यूज हैं, जूट इंडस्ट्रीज हैं, कॉटन इंडस्ट्रीज हैं, ये सब सेक्टर्स को तो बेनिफिट होंगे ही। और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन लौटेंगे जल्द ही सारी बड़ी खबरों के साथ। जाएगा परिवहन विभाग ने वाहनों की स्क्रैपिंग पॉलिसी पर काम तेज कर दिया है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज इसका ऐलान किया। और धीरे धीरे उसमें स्क्रैपिंग पॉलिसी में बाकी भी व्हीकल्स को लेना है, पर 65% पोल्यूशन ये 15 साल के ऊपर के जो कमर्शियल व्हीकल्स है उसके कारण होता है। तो फर्स्ट फेज में हमने उसको किया है, बाद में बाकी के लिए भी करेंगे। और नोटबंदी ने मारा तो सर्दी ने उबारा। लुधियाना की हौजरी इंडस्ट्री शादियों के सीजन और सर्दी की बदौलत मंदी के दौर से बाहर निकल रही है। नोटबंदी के बाद कारोबार लगभग पूरी तरह चौपट हो गया था। लुधियाना के माल रोड पर शोरूम चला रहे अमित तलूजा के लिए इस बार सर्दियां वरदान बनकर आई हैं। नोटबंदी ने सेल को 90% तक नीचे ढकेल दिया था। अब सर्दियों ने 50% सेल लौटा दी है और अब बस दुआ कर रहे हैं कि सर्दियां इसी तरह दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ें। जो हमारी सेल पहले 2.5-3 लाख की थी वो एकदम से कम हो गई थी, 25-30 हजार पे रह गई थी। अब धीरे धीरे जैसे सर्दी बढ़ती जा रही है तो उसके बाद हमारी सेल भी इंक्रीज होती जा रही है। जैसे पिछली बार की तरह तो नहीं है, ये है कि 2.5 लाख से 1.25 लाख तक तो पहुंची। दरअसल कैश की कमी के चलते होलसेल और रिटेल मार्केट से ग्राहक गायब हो गए थे और स्टॉक जमा होते जा रहे थे। ऐसे में पहली राहत शादियों के सीजन ने दिलाई और सर्दियों ने डिमांड को फिर पटरी पर ला दिया है। ये ट्रेंड जारी रहा तो ये लोग मंदी से बाहर निकल जाएंगे।
मौसम के हिसाब से सर्दी का माल जो बनाते हैं उसके बिकने के लिए कैश की लोगों को जरूरत है, और कैश ना होने के कारण हम लोगों का सारा टोटल बिजनेस अंधकार में चला गया था और सेलें हमारी बिल्कुल जीरो हो गई थी। पर अभी भगवान की कृपा से, कुदरत की कृपा से कुछ सर्दी पड़ी है जिससे हमारा कुछ बिजनेस पिकअप किया है। लुधियाना में कारोबार और रोजगार का एक बड़ा हिस्सा होजरी से चलता है, इसलिए होजरी में पैदा हुई गर्मजोशी इलाके की अर्थव्यवस्था को बड़ा धक्का दे सकती है। रविंदर अरोड़ा, लुधियाना। आवाज एट 9 में आज के लिए इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार। जनधन खातों में जमा मोटी रकम पर सरकार सख्ती दिखा रही है। आपको आवाज की खबर पर मुहर। सरकार जल्द ही इस बात का ऐलान करने जा रही है कि जिन खातों में खातेधारक का पैन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं जुड़ा हुआ है, उस खाते में अगर 5 लाख रुपए या उससे ज्यादा की रकम जमा है, उस खाते से पैसे निकालना आसान नहीं होगा। पैन नहीं, लेकिन 5 लाख से ज्यादा है जमा तो खाते से नहीं निकाल पाएंगे पैसा। कि करीब 1 हफ्ते पहले जो हमने खबर बताई थी, उसी खबर को लेकर आज औपचारिक तौर पर रिजर्व बैंक ने नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटबंदी पर हर खबर सबसे पहले CNBC आवाज पर।